अब बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 13.2। ठीक है, 13.2 में एक कंसेप्ट हमें समझना है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब सिर्फ ये है, जैसे हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी में बताया कि अगर दो इवेंट ऐसे हैं कि उसमें एक इवेंट के होने पे दूसरे इवेंट का फर्क पड़ रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि एक डाइस पे अगर 3 का मल्टीपल कोई आएगा तो हम डाइस थ्रो करेंगे, नहीं तो फिर कॉइन करेंगे। तो अब देखो कॉइन का टॉस होना डिपेंड कर रहा है कि डाइस पे क्या आ रहा है, यानी ये डिपेंडेंट इवेंट हो गए ना। पहले वाले इवेंट के होने ना होने पर दूसरा इवेंट जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी कुछ इवेंट ऐसे होंगे जिसमें पहला इवेंट क्या हो रहा है इस बात का दूसरे वाले से कोई फर्क नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट मतलब पहले वाले आउटकम्स पे क्या आया क्या नहीं आया, वो हुआ नहीं हुआ, इसका दूसरे इवेंट के आने या ना आने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अब ये तो डेफिनेशन वाइज हो गया। अब मैथमेटिकली अगर देखें तो मैथमेटिकली कौन से इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे? अगर हम पी अपॉन एफ निकाल रहे हैं और वो पी अपॉन एफ पीई और पीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर है, इसका मतलब ये है कि दोनों इवेंट्स कैसे हैं, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से कि पी ई इंटरसेक्शन एफ उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, यानी पीई इंटू पी एफ। टू इवेंट्स ई एंड एफ ऑफ ए sample space S is called independent events if। उनको इंडिपेंडेंट बोलेंगे कब? जब PE इंटरसेक्शन F PE और PF के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन निकल के आ गई। और अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट होंगे, जाहिर सी बात है डिपेंडेंट होंगे तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, यानी कि तब ई इंटरसेक्शन एफ पीई और पीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आएगा। तो डिपेंडेंट की तो हमें बात ही नहीं करनी, डिपेंडेंट तो पढ़ ही चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। हमें यहाँ बात करनी है इंडिपेंडेंट की। तो जो भी सैंपल स्पेस दिया होगा, जो भी ई दिया होगा, जो भी एफ दिया होगा, उन सबको कैलकुलेट करके हम पीई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, और फिर देखेंगे वो प्रोबेबिलिटी पीई और पीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हम कहते हैं दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आ रही है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो ऐसे ही चेक करने के लिए हमसे कहेगा। बाकी जितने फॉर्मूले हमने पहले पीछे पढ़ दिए हैं वो सब यूज होने हैं इसमें। पहले क्वेश्चन में देखो कह रहा है पी ए इतना है, पी बी इतना है, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए इंडिपेंडेंट है पहले कह दिया उसने। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए और पी बी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। 3/5 इंटू 1/5 3/25 आंसर आ गया। सेकंड वाले में कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। कह रहा है बोथ द कार्ड्स ब्लैक होंगे, इसकी बताइए। 2 कार्ड निकाले हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करा। रिप्लेस मतलब एक कार्ड पहले निकाला, देखा, फिर रिप्लेस नहीं करा, उसको वापस उसमें नहीं रखा। ठीक है, और फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो बताइए प्रोबेबिलिटी कि दोनों कार्ड ब्लैक होंगे। अब देखिए इसमें पहले वाले कार्ड का दूसरे वाले कार्ड से रिलेशन है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि दोनों कार्ड ब्लैक होंगे। ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये इस एक्सरसाइज का यानी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट है, बहुत सीधा। इसमें ज्यादा आपको दिमाग देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसमें आप देखो कि जैसे आपने टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें 26 ब्लैक हैं और 26 रेड हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक कार्ड, एक कार्ड ब्लैक आने की। पहला कार्ड निकालना है ना वो, तो पहले टोटल कितने कार्ड हैं ब्लैक? 26। टोटल कितने? 52। तो 26 अपॉन 52 यानी 1/2। तो फर्स्ट कार्ड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी ये निकल के आ गई। अब जब उसने एक कार्ड निकाल लिया और उसने निकाल के उसको अलग रख दिया, उसने मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखा है, उसने निकाल के उसको अलग रख दिया। अब दूसरा कार्ड निकालना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए बोथ द कार्ड आर ब्लैक, यानी दूसरा कार्ड भी ब्लैक आए। अब दूसरा कार्ड तो ब्लैक तभी आएगा जब पहला आ चुका होगा, बोथ द कार्ड, दोनों कार्ड ब्लैक। इसलिए हमने पहले प्रोबेबिलिटी लिखी है किसकी? ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा कार्ड ब्लैक आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड कार्ड ब्लैक विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट कार्ड। फर्स्ट कार्ड को नहीं निकाला,
जब फर्स्ट कार्ड नहीं निकाला वो पहला वाला ब्लैक आ चुका है, जब आ चुका है तो अब कितने ब्लैक बचे हैं 25, टोटल 52 कार्ड से एक हटा दिया, कितने बचे 51। अब 51 कार्ड्स में से हमें एक कार्ड निकालना है और हम चाहते हैं कि वो ब्लैक आए, तो वो ब्लैक किस में से आएगा 25 में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25/51। ये सेकंड कार्ड आने की, सेकंड कार्ड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, हमसे सेकंड की नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है बोथ द कार्ड, फिर लिखेंगे लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी ये 1/2 इंटू 25/51, ये एक तरह से PE इंटू PF, PF मतलब पहले वाले से डिपेंड कर रहा है एक तरह से, ठीक है, लेकिन वैसे अगर हम निकालें जब वो कार्ड चला गया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इंटू किया है, यानी उनका जो इंटरसेक्शन है वो दोनों इवेंट के इंटू के बराबर है। आपको लग रहा होगा ऐसे यहाँ पे कि ये दोनों इवेंट जो है वो आपस में डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जो कार्ड निकल गया वो निकल गया, बात खत्म होगी। सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी ये निकल के आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तब निकल के आएगा 25/102, 25/102, ये प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ऐसे करेंगे। थर्ड वाले में कह रहा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एन एग्जामिनिंग थ्रू रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बॉक्स है ऑरेंज का, तो जैसे जहां पे ऑरेंज ज्यादा हो रहे हैं या सेब ज्यादा हो रहे हैं वहां से बॉक्स की फॉर्म में आते हैं, वहां पे भी एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है जो उन चीजों को चेक करता है कि हाँ सही है। अब सारे बॉक्स के सारे ऑरेंज तो चेक कर सकता नहीं है, तो उसने एक ये नियम बना दिया कि वो 3 ऑरेंजेस चेक करेगा रैंडमली, वो 3 अगर ठीक है दैट मीन्स बॉक्स अप्रूव। अब उसके बाद उसमें सारे खराब हो, लेकिन उसके हिसाब से तो बॉक्स अप्रूव हो गया, तो एक रैंडम अंदाजा लगा दिया कि रैंडमली वो 3 ऑरेंज निकाल के देखेगा, हाँ साहब सही है, इसका मतलब सारे सही है, और अगर एक भी खराब हो गया तो बॉक्स को अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 3 ऑरेंजेस निकालने, बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, एक भी खराब हो गया तो रिजेक्टेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड वंस एंड विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। वो कह रहा है अगर एक बॉक्स ऐसा हो जिसमें 15 ऑरेंजेस हो और 12 ऑरेंजेस अच्छे हैं 3 बेकार हैं, फिर भी वो बॉक्स अप्रूव्ड हो गया है, अप्रूव्ड हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब उसने वो 3 ऑरेंजेस निकाले तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 ऑरेंजेस निकाले, वो तीनों ऑरेंजेस कैसे आए, सही आए, तो वो 3 ऑरेंजेस सही आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब नॉर्मली अगर इसमें 3 नहीं होते तो हम इसकी तरह यहाँ पे कर लेते, लेकिन वो जो 3 ऑरेंजेस आएंगे उन 3 ऑरेंजेस का भी एक पैटर्न बनेगा, वैसा ही जैसे एक कॉइन का बनता है। भाई पहला ऑरेंजेस निकाला तो वो पहला ऑरेंज क्या आ सकता है, वो डिफेक्टिव भी आ सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी आ सकता है, यानी अच्छा भी निकल सकता है, बेकार भी निकल सकता है। फिर दूसरा ऑरेंजेस आएगा, वो कैसा होगा, तो इसके पैटर्न वैसे ही बनेंगे जैसे HT, THT, TST ऐसे बनते हैं, ऐसे ही इसके डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव वो वाले पैटर्न बनेंगे। उस पैटर्न में देखेंगे कि बॉक्स कब अप्रूव्ड होगा। तो अगर हम ऑरेंजेस निकालें तो टोटल जो सैंपल स्पेस होगा, पहले तो हम ये निकालें कि डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑरेंजेस इज डिफेक्टिव इज इक्वल्स टू, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितने डिफेक्टिव है, टोटल 3 है, तो 3/15 यानी 1/5, और नॉन डिफेक्टिव आने की कितनी होगी 12 है, नॉन डिफेक्टिव यानी अच्छे, तो 4/5। अब हम सैंपल स्पेस अगर बनाएं फिर जो 3 ऑरेंजेस हम निकालेंगे रैंडमली, हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छे हैं कि बेकार है, वो क्या क्या हो सकते हैं जो 3 हम निकाल रहे हैं उसमें, वो हो सकते हैं कि तीनों डिफेक्टिव हो, एक नॉन डिफेक्टिव हो, 2 नॉन डिफेक्टिव हो, और 3 नॉन डिफेक्टिव। आ रही बात समझ में? तो वो 3 ऑरेंजेस इस हिसाब से हो सकते हैं, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, ये बन सकते हैं। अब वो हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉक्स अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल कब होगा, जब तीनों कैसे होंगे, नॉन डिफेक्टिव, अच्छे होंगे ना। तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कौन सी, ये, यानी हमें निकालनी है PNNN। अब इसमें देखो उसने क्या कहा था, उसने ये कहा इसमें कि विदाउट सिलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें भी वो कह रहा है कि जो ऑरेंजेस निकाले गए हैं वो 3 ऑरेंजेस विदाउट रिप्लेसमेंट के निकाले गए, यानी उसको वापस उसमें रिप्लेस नहीं किया गया, नहीं किया गया। तो देखो जरा, पहले वाला ऑरेंजेस नॉन डिफेक्टिव आया, पहले वाला नॉन डिफेक्टिव आया, तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5,
फिर दूसरा वाला भी नॉन डिफेक्टिव आया, लेकिन तब तक डिफेक्टिव कितने हुए और ऑरेंज टोटल तो 12 थे, एक निकल गया इसमें से नॉन डिफेक्टिव वाला, अच्छा वाला एक निकल गया, कितने बचे 11, टोटल कितने बचे 40, 11/40। फिर एक और निकल गया तीसरा, विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है वो भाग, तो कितना बचा 10/30, ये आंसर आएगा। ठीक है, कुछ किताबों में पहले ये विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह विद रिप्लेसमेंट दिया था, तो क्वेश्चन का तरीका कुछ और था। समझ में मेरी बात आ रही है ना भाई? टोटल ऑरेंजेस जो है वो बदल रहे हैं, पहले 12 अच्छे थे 15 थे, तब एक निकाला तो 4/5, अब एक अच्छा तो निकल गया, वो तो दोबारा निकल के नहीं आया, तो टोटल कितने बचे 11 अच्छे, और टोटल कितने हो गए 14, तो 11/14। फिर इसमें से भी एक अच्छा निकल गया तो कितने बचे 10, फिर कितने बचे 13। इसको पूरे को सिंप्लेस करेंगे तब आंसर आएगा। अब सपोज करो कि इसमें ये चीजें दो आता, जैसे इसमें एक इवेंट आया, दो इवेंट आते तो 2 का इंटू और करते, सॉरी, तो 2 का इंटू और करते लास्ट में, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 7 का किया था ना, ऐसे इसको करके देखें। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 तक हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th ये थोड़े से न्यूमेरिकल वाले हैं, तो ये हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। करके देखो, कहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ।